नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। लगभग 15 राज्यों में टेरर फंडिंग के मामले में पीएफआई के खिलाफ एनआईए और ईडी की छापेमारी जारी है। हालांकि केरल में सबसे ज्यादा 39 जगहों पर छापा मारा गया, जबकि केरल में पीएफआई पहले से बैन है। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी कई ठिकानों पर एक साथ एक्शन हुआ है। अब एमपी पर आते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में रहा है जहां ऐसे संगठनों ने मजबूत नेटवर्क खड़ा किया। प्रतिबंधित संगठन सिमी की जड़ें भी मजबूत रही यहां, लेकिन बैन और एक्शन के बाद संगठन ध्वस्त हो गया। हालांकि जानकार यह भी दावा करते हैं कि अभी भी इसकी स्लीपर सेल एमपी में मौजूद है। अब पीएफआई पर की बात करते हैं। इसने भी एमपी में संगठन खड़ा किया। सिमी और पीएफआई दोनों में कई समानता है, लेकिन एक खास पहलू, ये दोनों संगठन मालवा निमाड़ में ज्यादा मजबूत रहे हैं। स्थानीय स्तर पर इन्हें समर्थन भी मिलता रहा है। वजह कई हो सकती हैं, लेकिन देश को अस्थिर करने वाली ताकतें देश की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों से बच नहीं सकती। इसलिए देश भर के साथ एक्शन एमपी में भी। टेरर फंडिंग मामले में आधी रात से देश के 13 राज्यों में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर एनआईए का एक्शन जारी है। एनआईए और ईडी मध्य प्रदेश में भी कार्रवाई कर रही है। एमपी में सक्रिय पीएफआई का सिमी से कनेक्शन जुड़ने के बाद इंटेलिजेंस ने भी इस संगठन को बड़ा खतरा बताया था। देश भर में जहां पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो एमपी में भी एनआईए ने गिरफ्तारियां की हैं। क्या हुआ सर? क्या है कि रात को कुछ लोग आए और मेरे साले को उठा के ले गए 4 बजे रात को, और उनसे कुछ पूछताछ करी। एमपी में पीएफआई का नेटवर्क इंदौर, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम के साथ कई जिलों तक फैला है, जिसकी कुछ और शाखाएं मसलन एनडब्ल्यूएफ यानी नेशनल वुमेन फ्रंट और सीएफआई यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है। इधर एनआईए के एक्शन पर सियासत का रिएक्शन भी आ गया। क्या कहती है कांग्रेस, सुनिए। पीएफआई हो या कोई भी ऐसा संगठन हो, इसके ध्रुवीकरण से फायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को होता है। और एक ऐसी सरकार जो अपने आप वेंटिलेटर के ऊपर हो, जनता का जो जनादेश खो चुकी है, जनता का जो मत खो चुकी है, जनता का जो विश्वास खो चुकी है, वो सरकार इसी तरफ जाए कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे मध्य प्रदेश में ध्रुवीकरण हो सके। ये वही संगठन है जिसका कनेक्शन खरगोन दंगों से जोड़ा जा रहा था। इंदौर में भी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में पीएफआई से जुड़े लोगों पर एक्शन हुआ था। अभी भी एनआईए इंदौर, उज्जैन में कार्रवाई कर रही है। हालांकि प्रतिबंधित संगठन सिमी हो या अब पीएफआई, इनका नेटवर्क मालवा निमाड़ में ज्यादा मजबूत रहा है। लेकिन विपक्ष इस एक्शन का राजनीतिक कनेक्शन भी जोड़ सकता है। अब मामला टेरर फंडिंग का है, तो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। इंदौर से अरुण त्रिवेदी, भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो देश भर के 15 राज्यों में एक्शन जारी है इस वक्त, और उनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। और अगर हम जिक्र करें तो 2 राज्यों में पीएफआई पहले से बैन है, इनमें केरल और इसके अलावा झारखंड, जहां पहले से बैन है। लेकिन सबसे ज्यादा आप ये जरूर समझिए कि सबसे ज्यादा अगर एक साथ ठिकानों पर छापेमारी हुई है तो वो केरल है। केरल में यानी कि मजबूत नेटवर्क इसका रहा है। मध्य प्रदेश का भी जिक्र करें तो मध्य प्रदेश में भी ऐसे संगठनों ने अपनी जड़ें मजबूत की हैं, चाहे वो सिमी संगठन रहा हो या फिर अब पीएफआई ने भी यहां पर मजबूत नेटवर्क खड़ा किया। हालांकि अब एक्शन हो रहा है। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। कैलाश सोनी जी हैं, राज्यसभा सांसद बीजेपी से, स्वागत है आपका कैलाश जी। चौधरी राकेश सिंह जी हैं, पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत स्वागत है चौधरी राकेश सिंह जी। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, तब उनसे आपका तारुफ कराएंगे। कैलाश सोनी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। टेरर फंडिंग पर एनआईए काफी पहले से जांच कर रही थी, लंबा वक्त हो गया जांच करते हुए, एक्शन में देरी हो गई क्या? बराबर है, इसमें और तेजी से और पूर्व में कार्रवाई की अपेक्षा थी जी। इसमें बराबर और पहले से कार्रवाई होती तो इसका विस्तार कुछ कम हो पाता।
अपने मध्य प्रदेश में तो पहले से भी सिमी का काम है और सिमी के ऊपर सरकार ने माने कारगर कार्रवाई की। इसलिए कुछ हमारे यहाँ ये अराष्ट्रीय गतिविधियों पे कुछ रोक लगी, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश में थोड़ी देर हुई है और तत्परता से, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, यही सरकार है जो ठीक से कार्रवाई कर सकती है। जी जी ठीक है, कार्रवाई हो रही है, देशव्यापी कार्रवाई है, मध्य प्रदेश में भी एक्शन जारी है। सवाल मेरा यह भी आपसे एक और, इसके बाद फिर मैं चौधरी राकेश सिंह जी के पास जाऊंगा। क्या चुनाव देखकर भी ऐसे एक्शन होते हैं? ठीक है, ऐसे संगठन बिल्कुल है, उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए, लेकिन टाइमिंग बड़ा मैटर करता है, इलेक्शन भी आने वाले हैं। देखिए, ये जी कांग्रेस का सगल रहा है और कांग्रेस का ये पाप है जो देश भुगत रहा है। यथार्थ में स्वतंत्रता के आंदोलन में भी जी राष्ट्रीय मुसलमान हिंदुस्तान के प्रति आस्था रखने वाले लोग कम थे और जो लोग थे उनके बताए रास्ते पे हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक को चलाना था कांग्रेस को। मौलाना आजाद, रफीक अहमद किदवई, MC चावला साहब जो राष्ट्रीय मुसलमान थे, उनके फ्रेम में यदि चलाते तो ये अच्छी भावना लोगों में पैदा होती। लेकिन कश्मीर में सेक्रेटेरिएट में पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं और भारत सरकार, तत्कालीन श्रीमती गांधी की सरकार, इसको छिपाती है। तो ये अराष्ट्रीय ताकतों को बल देना नहीं है तो क्या है? केवल ये राजनीतिक इच्छा शक्ति वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिखाई है कि वोटों से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के प्रति, इस सरजमीन के प्रति आस्था रखना ही होगी, इसके अलावा चलेगा नहीं। और कांग्रेस को अभी भी अपना रवैया बदल लेना चाहिए। कांग्रेस के लोग भी नादानी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सिमी का आदमी जिसकी फंडिंग का रिकॉर्ड है, जिसके पास AK-47 मिल रही है, जिसके पास बारूद मिल रहा है, जिसके पास साहित्य मिल रहा है, उनको भी समर्थन करने का काम ये देश टॉलरेट नहीं करेगा। जो थोड़ा बहुत बचा है मामला वो भी इनका समाप्त होगा। ये पोलराइजेशन के लिए नहीं है, ये नेशन के लिए है। जी ठीक है, चौधरी राकेश सिंह जी, इशारा आपकी ओर है, कांग्रेस की ओर है कि भाई जो एंटी संगठन है, देश विरोधी संगठन है, उनको फलने फूलने का लगातार जब सत्ता में रही कांग्रेस ने दिया है। शांति मुख्य बात अपन इस विषय पर कर रहे हैं, उस पर श्रीमान सोनी जी जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस का पाप है, इनका पूरा जीवन इसी में चला गया, कांग्रेसियों को गालियों में। अपने गिरेबान में झांक कर ही देखते, जब एलिजाबेथ आती है विक्टोरिया 1942 में, तो RSS सलूट करती है कलकत्ता में, अपनी ड्रेस लगाती उस महारानी को जिसने 250 वर्ष हम पे जुल्म किया। कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि डोकलाम में क्या हो रहा है। हम तिरंगा घर घर फहरा रहे हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए कि हम डोकलाम में तिरंगा फहराने नहीं जा रहे। इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे हो, क्या आपकी विसात है इंदिरा गांधी के बारे में बोलने वाली, जिस महिला ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए, जिसने नया बांग्लादेश बना के जो है वहां पे तिरंगा फहरा दिया, आप उसकी तुलना करना चाहते हो? गंदा बोलने से कोई आदमी गंदा नहीं हो जाएगा। अब उस शब्द पे आना चाहते हैं कि हम PFI पे हैं। मध्य प्रदेश में सिमी को बैन करने के मामले में अगर किसी ने निर्णय लिया तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। दिनेश गुप्ता जी बैठे हुए, इन्हें जानकारी है कि दिग्विजय सिंह जी ने निर्णय लिया था कि मध्य प्रदेश में सिमी की एक्टिविटीज को बैन किया, क्योंकि ये देखा गया था कि सिमी में काम करने वाले कुछ लोग आतंकवादी गतिविधियों में और ऐसे साहित्य में, ऐसे उसमें संलिप्त थे। मध्य प्रदेश में सिमी को सबसे पहले कांग्रेस समय में बैन किया। अब दूसरी ये नई संगठन की बात है, मैं उन सारे संगठन के खिलाफ हूं जो देश विरोधी ताकतें पैदा होती। मैं उन सारे संगठन के खिलाफ हूं देश में अराजकता फैलाने का काम करते हैं और देश को अस्थिर करने का काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत जी, मैं ये भी जानता हूं कि कोई भी संगठन हो, अगर उसका काम देश के एक्टिविटी के खिलाफ नहीं है, देश की सुरक्षा के खिलाफ नहीं है, और वो अपना सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन अगर कायम करना चाहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको इजाजत देता है कि वो अपना संगठन कायम कर सकता है।
देखिए कोई भी संगठन, मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर इस देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है, गलत तरीके से फंडिंग में कार्य करता है, तो मैं इस बात का पक्षधर हूं, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सोनी जी की एक बात का मैं समर्थन करता हूं, उन्होंने कहा कि देर से सही कार्रवाई की। ये सरकार बड़े देर से ही काम करती है, किसान परेशान हो चाहे लोग परेशान हो, चाहे एक्टिविटीज हो। और आप देखिए पूरे मालवा में, पूरे निवाड़ में ये टेरर की ये शिकायतें आती रहती हैं, और आज तक चाहे शिवराज सिंह जी हो चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हो, उस पर अंकुश नहीं लगा पाए हैं। आज आवश्यकता है इनको 24 घंटे में अगर ऐसे रिकॉर्ड पाए जाते हैं, ऐसे तथ्य पाए जाते हैं कि ये भारत की सुरक्षा में कहीं ना कहीं कमी पैदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं, तो इसको बैन करना चाहिए, मेरा ये मानना। जी जी, बहुत स्पष्ट आपने बात कही है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, काजी सैयद अनस अली साहब जुड़े हैं, अध्यक्ष उलेमा बोर्ड मध्य प्रदेश के। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। दिनेश गुप्ता जी, सवाल मेरा आपसे है अभी, मालवा निमाड़ जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, ये वो क्षेत्र है जहां सिमी भी उतना ही एक्टिव रहा है, पीएफआई भी उतना ही एक्टिव है, उतने ही मजबूत रहे हैं, या फिर हम ये भी कहें कि इनकी प्रकृति भी एक नजर आती है? उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ खास बात है या फिर समर्थन मिलता है लोकल स्तर पर? देखिए प्रशांत जी, ये जो एरिया है इसमें आप भोपाल भी जोड़िए, मालवा निमाड़ के अलावा जो भोपाल का आसपास का इलाका, ये भी बहुत संवेदनशील है। और आप देखिए ना कि जो सिमी का गढ़ था, तो वो वही इलाका था जहां जो है आज भी एनआईए ने कार्रवाई की है। तो ये जो गतिविधियां, मध्य प्रदेश तो बहुत सारे मामलों में संवेदनशील रहा है। यहाँ आप कुछ भी कह सकते हैं कि जो है पुलिस विभाग सक्रिय नहीं है या कुछ भी नहीं है, लेकिन इस तरह की जब गतिविधियां चल रही हैं, आज से नहीं है, आप देखिए ना, जैसा सोनी जी ने भी कहा, हमने दिल्ली में जब विधानसभा के चुनाव थे उस वक्त देखा था कि जब टकराव हुआ था तब भी पीएफआई का नाम आया था, जब वहाँ जब दंगा हुआ था तब भी पीएफआई का नाम आया था। तो निश्चित तौर पे ये लगातार हम हर राज्य से ये आ रहा है कि पीएफआई का हाथ है। तो सरकार जब लगातार आधिकारिक तौर पर ये कह रही है कि पीएफआई का हाथ है, तो पीएफआई के लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, उनको जो है आप बैन क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि आपके पास यदि पुख्ता प्रमाण है कि ये जो है संगठन आतंकवादी गतिविधियों में या देशद्रोही गतिविधियों में शामिल है, तो आपको एक्शन लेना चाहिए, जैसे दूसरे संगठन बैन किए गए। तो ये जो कार्रवाई है, मुझे लगता है कि ये जो है पिछले कई दिनों से जो सरकार इस पर जो तहकीकात कर रही थी, जांच कर रही थी, ये जो इनपुट मिला था, अभी पिछले दिनों हमने देखा था रायसेन जिले में भी कुछ छापे मारे गए थे, ईडी वगैरह ने भी जो है जब फंडिंग को लेकर पूछताछ की थी, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया था। तो ये लगातार चल रही है, अभी जो सारी एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में जो एक ऐसी तस्वीर सामने होगी कि ये इनका रोल क्या है और ये किस तरह से ऑपरेट करते थे, ये उसी दिशा में कार्रवाई हो रही है। जब लगेगा तो मुझे लगता है कि सरकार इसको बैन करने पर भी विचार करेगी। जी ठीक है। अनस अली साहब, ये संगठन खुद को सांस्कृतिक संगठन बताते हैं, क्या प्रकृति इनकी होती है या फिर आपको लगता है कि जानबूझकर इन्हें टारगेट किया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से पीएफआई के 10 राज्यों में पीएफआई के लोगों पे छापे मारे गए, तो मेरा सिर्फ सवाल इतना सा है कि पीएफआई आज का संगठन तो है नहीं, इस मुल्क में कई साल से वो संगठन है, और पीएफआई अब बाहर के फंडिंग की बात है तो उनका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन भी होता है, वो किसने करवाया? सरकार ने करवाया। एक बात, सरकार को जब ये मालूम है कि पीएफआई के तार अगर आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं तो आपको पहले ही बैन कर देना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इस्लामी नुक्ता नज़र से कि मुसलमानों का बिल्कुल आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं होता, इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता, एक बात साफ तौर पे। और हम भी मजम्मत करते हैं ऐसे तमाम संगठनों की, उन ख्वाह वो किसी भी धर्म से हों, चाहे वो मुस्लिम हो, किसी और धर्म के भी हों, और अगर वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मैं कहता हूं, मैं मांग करता हूं। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं यहां पे, मगर ये भी समझना होगा कि ये सिचुएशन में ये ऐसी कैसी सिचुएशन आ गई कि एकदम आप पीएफआई को, एक जगह तो पीएफआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, वहां पे लड़ती है, चुनाव भी लड़ती है, सब कुछ कर रही है, और इन राज्यों में जैसे गुजरात है, यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, राजस्थान है, वहां पे इलेक्शन होने वाला है, मध्य प्रदेश में 2023 में इलेक्शन होगा। तो मेरा सिर्फ इतना ये कहना है कि क्या लेकिन अनस अली साहब, ये सिचुएशन केरल में 39 जगहों पर एक साथ छापे मारे, कह रहा हूँ ना, आप छापे मारे गए। वहां तमिलनाडु भी इनमें सबसे ज्यादा 16 जगहों पर, तमिलनाडु है, 12 जगहों
ऊपर। केरल है, मैं कह रहा हूं ना, वहां ये जो पार्टी है वहां बहुत एक्टिव है, और वो अब यहाँ पे अपने पैर पसार रही थी, यहाँ पे थी। तो मेरा सिर्फ इतना सा ये कहना है कि इसको एक चश्मे से ना देखें, सिर्फ इस तरीके से देखें कि अगर एक संगठन राजनीतिक पार्टी अगर ऐसा कर रही है तो और भी कई संगठन हैं, उन सबके ऊपर भी ये कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से कि अगर आप अभी मिसाल के तौर पे इसी पैनल में बैठे हुए एक साहब क्रेडिट ले रहे थे कि हमने साहब सीमी पे बैन लगवाया, ये सब काम किया। तो मेरा सिर्फ इतना सा ये कहना है कि अगर कहीं आपको गलत कोई है तो उस गलती को आप फौरन बैन कीजिए ना। आप अभी तक क्या कर रही थी सरकार? ठीक है सोनी साहब, कैलाश सोनी सर, FCRA का जिक्र यहां पर अनस अली साहब ने किया। जाहिर है कि ये जो परमिशन है ये तो सरकार ही देती है। दूसरी बात कि अगर वाकई में कुछ गलत था तो देर तो कर दी। देखिए, ये रजिस्ट्रेशन कब हुआ, नंबर एक। नंबर दो, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद कितने NGOs हैं जो हवाला से पैसा प्राप्त करते थे, इनके पंजीयन रद्द करने का काम लाखों की तादाद में, ये रद्द करने का काम किसी सरकार ने किया आजादी के बाद? तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अपने उलेमा के अध्यक्ष जी को हम साधुवाद देना चाहते हैं, जो बात उनने साफ तौर पे आप गोई के साथ कही है कि राष्ट्रीय कोई भी आदमी होगा, चाहे कोई धर्म का हो, हम उसकी खिलाफत करते हैं, ये कहने की जरूरत है हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों को। उसमें हमारा प्रेम भाव बढ़ेगा। जैसे राकेश चौधरी जी ने बांग्लादेश की बात कही है, देखो राकेश चौधरी जी, हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि ये बांग्लादेश जब बना तब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का रोल क्या था? श्रीमती गांधी की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी अलग देश को मान्यता देने की। मैं 10 अगस्त सोनी जी, बीच में एक सवाल और जोड़ रहा हूं। कांग्रेस का आरोप है कि आप लोग राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए ऐसे एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। देखिए, राजनीतिक लाभ के लिए किसी की भी दाढ़ी में हाथ लगाना, कोई के भी भ्रष्टाचार को टॉलरेट करना, यह सगल अभी तक का इतिहास और भ्रष्टाचार की सीरीज, इसके कारण कांग्रेस की अधोगति हुई है। नेशनल इश्यूज पे स्टैंड क्या होना, यह कांग्रेस भूल गई है। उनके अधोगति का कारण यही है कि नेशनल इश्यूज पे स्टैंड क्या होना। अटल बिहारी वाजपेयी जी सिखा के गए हैं। ये बांग्लादेश की मान्यता के लिए हमने आंदोलन किया। मैं बंद रहा हूं 3 दिन तिहाड़ जेल में 10 अगस्त 1971 के बांग्लादेश के लिए आप मान्यता दीजिए अलग देश की। यदि बांग्लादेश बनवाया है तो उसमें हमारा भी योगदान है, और देश की जो इंस्टिंक्ट है, देश की जो इच्छा शक्ति है, उसको प्रकट किया तो श्रीमती गांधी हो गई। यही मोटी बात कांग्रेस को समझने की जरूरत है कि नेशनल इश्यूज पे हमारा रोल क्या हो। ये ध्रुवीकरण नेशनल इश्यूज, और जाहिर है कि देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। चौधरी राकेश सिंह जी, आपने जिक्र किया था दिग्विजय सरकार का कि भाई उस दौरान बैन लगाया गया, लेकिन फला फूला भी तो सिमी संगठन उसी दौरान में था, उसी ड्यूरेशन में, और कई बार राजनीतिक स्वार्थ भी क्या ऐसे संगठनों पर कार्रवाई करने के लिए कई बार बाधा बनता है? मौका दिया क्या आप लोगों ने उसे फलने फूलने का? नहीं, ऐसा है कि किसी कार्रवाई को करने के लिए एक पर्याप्त समय की आवश्यकता हो। जैसे मैं कहूं कि सिमी को बैन कर दिया था, जब सिमी एक्टिव हुआ पिछले 8-10 साल में, जब दिग्विजय सिंह की सरकार, तो कई मायनों में उसको जांच कराई गई, कई बार उसको बारीकी से परखा गया। जब ये देखा गया कि संगठन असामाजिक तरीके से गैर हिंदुस्तानी वाकयातों पर विचार करता है, इसके विरोध में तहकीकात बातचीत करता है, तब उसको बैन किया गया। दूसरी बात यह है कि आज 18 वर्ष हो गए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज 8 वर्ष हो गए देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और इस दौरान भी अगर गृह मंत्री जी को आज इल्म हो रहा है, प्रदेश के गृह मंत्री को आज जानकारी हो रही है, और फिर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं उनका फेल्यूर है, और उनको सक्रियता दिखानी चाहिए। और कोई भी संगठन हो, मैं ये कहता हूं कोई भी धर्म हो,
कोई भी जात हो, कोई भी मजहब हो, जो देश के प्रति गलत सोचेगा उसके खिलाफ हमें कार्रवाई सख्त से सख्त करनी चाहिए, और चाहे वो कोई भी, लेकिन गलत तरीके से प्रशांत जी किसी भी राजनीतिक फायदे को उठाने के लिए किसी एक जात, धर्म और धर्म पर आक्रमण करना, ये ओछी मानसिकता का दृष्टिकोण है, ये वही दृष्टिकोण है। जी 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 हाँ, महत्वपूर्ण बात आपने कही। किसी राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। दिनेश गुप्ता जी, एनआईए का जहां तक एक्शन का सवाल है, तो पुलिस और एनआईए में फर्क, जितना आप जानते हैं कि पुलिस मामला दर्ज कर फिर तमाम तफ्तीश करती है, एक्शन लेती है, लेकिन एनआईए के लिए कहा जाता है कि तमाम तफ्तीश के बाद, फाइनल स्टेज पर पहुंचने के बाद एक्शन लेती है। सच्चाई है इसमें, या फिर कुछ और भी देखते हैं आप इस एक्शन में? नहीं, देखिए, जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्रवाई हो रही है तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय एजेंसी कार्रवाई करेगी। यदि लेकिन लोकल स्तर पर कोई चीज डेवलप हो रही है, आप उसे रोकेंगे ना। आप देख रहे हैं कि कोई संगठन या कोई व्यक्ति ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जो कानून सम्मत नहीं है, तो आप एक्शन लेंगे ना। लेकिन आप देखिए ना कि मध्य प्रदेश में कोई बहुत एक्शन हमको केंद्र की एजेंसी का इंतजार नहीं करेंगे। हाँ, केंद्र की एजेंसी का इंतजार नहीं करेंगे। और दूसरा, हम एक्शन रिएक्शन का भी इंतजार नहीं करेंगे कि साहब हम ये देखेंगे कोई एक एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा, ये भी नहीं करेंगे हम। क्योंकि जो भी होता है वो ना हमें ये राजनीतिक नजरिए से देखना चाहिए कि साहब ये जो कार्रवाई हो रही है उसके पीछे कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, चुनाव में लाभ लेना चाहती है। क्योंकि एक दौर होता है जब हर चीज का, जिसमें आप पोलराइजेशन भी करिए, सब करिए, लेकिन लगातार जब चुनाव उन्हीं मुद्दों पर होने लगेंगे तो वोटर भी सोचता है कि साहब इस पर हमें वोट नहीं करना। अलग अलग मुद्दे भी होते हैं। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं वो पिछले लगातार हम देख रहे हैं 2-3 महीने से एकदम एक्टिविटीज बढ़ी है, तो जिसमें स्वाभाविक है हम ये मानते हैं राजनीतिक है। लेकिन ये एक्शन इस मामले में फुल प्रूफ होना चाहिए कि यदि है कोई एजेंसियां इस तरह की एक्टिव में तो एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अनस अली साहब, क्या लगता है सोशल एक्टिविटीज के नाम पर क्या ऐसे संगठन वाकई अवैध गतिविधियों में भी शामिल हो जाते हैं, जिस तरह के आज आरोप लगे हैं संगठन पर? नहीं, देखिए, एनआईए उसकी जांच करेगी और वो रिपोर्ट बताएगी भी। मगर मैं जहां तक ये समझता हूं कि जिस तरीके से सोशल एनजीओज वगैरह या सोशल एक्टिविस्ट लोग जो हैं वो इस तरीके से राष्ट्र के प्रति तो कहीं ना कहीं ईमानदारी पूरी उनके अंदर रहती है। ऐसा तो नहीं होता कहीं ना कहीं कि बिल्कुल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों कहीं, अब वो उसकी जांच होगी जिस तरीके से आया था अनस अली साहब, जिस तरीके मैं वही कह रहा हूं कि अगर कुछ ऐसी बात है तो रिपोर्ट पेश होगी। हालांकि ठीक बात है, रिपोर्ट पेश होगी, जिक्र आप कर रहे हैं, और चूंकि बाहर से फंडिंग भी हुई है, इसी को लेकर ये विस्तार से जांच भी चल रही थी, और एक साथ 15 राज्यों में इसी बिहाफ पर एनआईए और ईडी ने छापेमारी की है। बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का, कैलाश सोनी जी, चौधरी राकेश सिंह जी, दिनेश गुप्ता जी, काजी सैयद अनस अली साहब, बहुत धन्यवाद। तो महाडिबेट में बस इतना ही।